नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश यानी कि लाइट का। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सन 1637 में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। सन 1678 में डच भौतिक विद क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है। सन 1850 में फूको द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रागुक्ति प्रिडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल की पुष्टि हो गई। प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती हैं, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये स्कॉटलैंड के थे, द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबद्ध हैं। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, अतः प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। हम ध्वनि तरंगों का अध्ययन कर चुके हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो है वो जो अपवर्तनांक है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो u = c/μ, यहाँ पे म्यू जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है और c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस बॉडीज। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं, जैसे मेज, कुर्सी आदि। पारदर्शक वस्तुएं ट्रांसपेरेंट बॉडीज, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, जैसे कांच, जल आदि। अर्धपारदर्शक ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शक वस्तुएं यानी कि ओपेक बॉडीज, अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे कि मेटल्स, धातु। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल
और ये आपसे पूछी भी जाती है कि किस में सबसे ज़्यादा है, किस में कम है। ठीक है, तो निर्वात में है 3 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸, जल में 2.25 × 10⁸, रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸, और नायलॉन में भी 1.96 × 10⁸। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर से परावर्तन, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा यानी कि लेटरल इनवर्स होता है। यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। पहला है, यदि 360/थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n = 360/थीटा - 1 होगी। जैसे 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री/90 डिग्री -1 तो = हो गया 4 - 1, तो इसका मतलब 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इस तरीके से हम संख्या निकालते हैं। यदि 360/थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n = 360/थीटा होगी। यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो, जैसे 40 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री/40 डिग्री हो जाएगा तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 9। यदि 360/थीटा एक विषम संख्या हो वह वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो। ये कब है? जब समद्विभाजक पर ना हो। तो प्रतिबिंबों की संख्या को क्या हो जाएगी? n = 360/थीटा - 1। जैसे 40 डिग्री की कोई ले लेंगे, कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 360 डिग्री/40 डिग्री -1 तो 8 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि 360/थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। गोलीय दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में और सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन बनता है कि इन सब चीज़ों में कौन से दर्पण का यूज़ किया जाता है। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। तो पहले आ गई आपकी वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। अनंत पर अगर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। वस्तु की तुलना में वो बहुत छोटा होगा, बिंदु मात्र होगा और उल्टा वह वास्तविक होगा। वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो फोकस प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फिर ये छोटा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा।
फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो वक्रता केंद्र एवं अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच थी तो प्रतिबिंब आपका फोकस और वक्रता केंद्र पर बन रहा था। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, समान आकार के बाद अब बड़ा बनना शुरू हो गया, उल्टा और वास्तविक होगा। फिर फोकस पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा। फिर फोकस तथा ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी होगी तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा होगा, और जब दर्पण के पीछे होगा तो फिर ये सीधा और आभासी होगा। बाकी सारी सिचुएशंस में उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब इसकी जगह अगर उत्तल दर्पण से बात की जाए तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा। पीछे बनेगा तो उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा एवं आभासी होगा। जब भी प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो वो सीधा और आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग हम किस में करते हैं? इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। साइड मिरर के रूप में इसका सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से यानी रेयरर मीडियम से सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम में जाती है। रेयरर कैसा हो गया? जैसे हवा से पानी में गई। डेंस यानी कि जिसका घनत्व ज़्यादा हो, तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण है, यहाँ से आ रही है, तो अब क्या है, ये रेयरर माध्यम है, ठीक है, और ये डेंस हो गया। मान लीजिए ये हवा है, ये पानी है, तो क्या होगा, जब हवा से पानी में प्रवेश किया यानी कि विरल से सघन में प्रवेश किया तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, और अगर सघन से विरल की तरफ जाएगी तो किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, लेकिन जो किरण अभिलंब के समानांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं तो क्या क्या होता है? द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है
और किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। पहला हो गया, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका यानी कि मिराज का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रकाशिक तंतु का उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों के दूरसंचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाशिक सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में और शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। सामान्यतः 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। प्राय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल कन्वेक्स लेंस और अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस। लेंसों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे उत्तल लेंस है तो ये O हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। C1 C2 हो गए लेंस के मुख्य अक्ष, ठीक है। F1 क्या हो गया, प्रथम फोकस, और F2 हो गया द्वितीय फोकस यानी कि जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। और अवतल लेंस का देखेंगे तो यही हो गया, O आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, फिर F1 प्रथम फोकस हो गया, F2 द्वितीय फोकस यानी कि जो मुख्य फोकस होता है, और C1 C2 जो है वो लेंस के मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार। अनंत पर जब वस्तु की स्थिति होगी तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर और वास्तविक बहुत छोटा एवं उल्टा। C1 से परे जब होगी तो F2 एवं C2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक छोटा और उल्टा। C1 पर जब वस्तु होगी C2 पर प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बराबर और उल्टा, ठीक है। अब बराबर हो गया। C1 एवं F1 के बीच जब होगा तो C2 से परे बनेगा वास्तविक बड़ा और उल्टा। फिर F1 पर जब वस्तु होगी अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा, ठीक है। तो प्रतिबिंब इसमें हमेशा उल्टा ही बनेगा। O एवं F1 के बीच जब वस्तु रखी होगी तो लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। तो केवल एक सिचुएशन है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P = 1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर इसका SI मात्रक है जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि 2 लेंसों को परस्पर सटाकर रख दें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होंगी। पहला, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश, यानी कि म्यू बड़ा होगा म्यू डैश से, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कांच है तो कांच का होता है म्यू = 1.5 के लेंस को अगर हम पानी में डुबाते हैं तो म्यू डैश कितना हो जाएगा, 1.33 होता है। म्यू = म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता है, ठीक है।
तो अगर म्यू बड़ा होगा म्यू डैश से, जैसे कि कांच है तो कांच का आपका बड़ा हो गया पानी से, तो अपवर्तनांक तो क्या होगा, लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। लेकिन जब ये बराबर है तो ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता है और ये एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। अब तीसरी सिचुएशन क्या होगी, म्यू इज स्मॉलर देन म्यू डैश, यानी कि म्यू छोटा है म्यू डैश से, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो। ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। ठीक है, जब म्यू बड़ा होता है तब लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। कब, जब म्यू डैश बड़ा होता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। ठीक है, कांच का म्यू जो होता है 1.5 के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में जब म्यू डैश 1.68 में डुबाने पर भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण कौची ने एक मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्राप्त किया, जो कौची का समीकरण, कौचीज इक्वेशन कहलाता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश की किरण के तरंग दैर्ध्य यानी कि रंग पर निर्भर करता है, अर्थात म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है व बैगनी रंग की न्यूनतम होती है। तो अर्थात क्या हो गया आपका, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन हो गया लैम्डा वी, वी यानी कि वॉयलेट। अतः प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक बैगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है। ठीक है, तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, अर्थात म्यू आर इज स्मॉलर देन, छोटा है म्यू वी से। अतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो यहाँ देख लें, तो देखिए श्वेत प्रकाश की किरण है, जब ये प्रिज्म में जाती है तो ये विक्षेपित होने के बाद हमें मिलते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, वॉयलेट का सबसे कम होता है, अपवर्तनांक वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इंद्रधनुष, रेनबो, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष यानी कि प्राइमरी रेनबो और द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसमें अंदर वाली बैगनी किरण आंख पर 40.8 डिग्री तथा बाहर वाली लाल किरण आंख पर 42.8 डिग्री का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर वाली बैगनी किरण आंख पर 54.52 डिग्री का कोण
तथा अंदर वाली लाल किरण 50.8 डिग्री का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लाल, हरा एवं नीला ये प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है। जैसे लाल प्लस नीला हो गया मैजेंटा, हरा और नीला हो गया पीकॉक नीला, लाल और हरा मिलाकर बन गया पीला। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। लाल प्लस पीकॉक नीला ये बनता है सफ़ेद हरा। सफ़ेद हरा और प्लस मैजेंटा मिलेगा तो सफ़ेद बनेगा। नीला प्लस पीला सफ़ेद लाल प्लस हरा प्लस नीला सफ़ेद। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाने जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के रंग। वस्तु जिस रंग का दिखलाई देती है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंग को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत दिखलाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफ़ेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, तो वह काली दिखाई देती है। इसलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को वह अवशोषित कर लेता है। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वे किस तरह की दिखती हैं, इसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है। जैसे वस्तु के नाम हो गए। सफ़ेद किरणों में, लाल किरणों में कैसी दिखेगी, हरी में कैसी दिखेगी, पीली में कैसी दिखेगी और नीली में कैसी दिखेगी। सफ़ेद कागज़ है तो वो सफ़ेद में सफ़ेद है, लाल में लाल है, हरे में हरा है, पीले में पीला है और नीले में नीला। लाल कागज़ सफ़ेद में लाल, लाल में लाल, हरे में काला दिखेगा, पीले में भी काला दिखेगा और नीले में भी काला दिखेगा। हरा कागज़ सफ़ेद में हरा, लाल में काला, हरे में हरा, पीले में काला और नीले में भी काला दिखाई देगा। पीला कागज़ सफ़ेद में पीला दिखेगा, लाल में काला दिखेगा, हरे में काला दिखेगा, फिर पीले में पीला दिखेगा और नीले में भी काला दिखेगा। नीला कागज़ सफ़ेद में नीला दिखेगा, लाल में काला दिखेगा, हरे में काला दिखेगा, पीले में काला दिखेगा और नीले में नीला दिखेगा। तो सभी जो कलर हैं, सफ़ेद किरणों में क्या हो रहा है, वो अपने अपने कलर के दिखाई दे रहे हैं, और जो खुद की किरण पड़ रही हैं, जैसे लाल कागज़ है और लाल किरण पड़ेगी तो वो उसमें लाल ही दिखेगा, या सफ़ेद किरण पड़ेगी तो सफ़ेद में लाल लाल है, सफ़ेद में सफ़ेद सफ़ेद है, हरा हरा है। ठीक है। हरी किरण है तो हरी किरण में हरा कागज़ जो है वो हरा ही दिखाई देगा। ठीक है। और सफ़ेद कागज़ जो है वो जिस तरीके की किरण पड़ेगी वो वैसा ही दिखाई देता है। तो सफ़ेद किरण में जो कलर है वो वैसा ही दिखेगा और सफ़ेद कागज़ पर जिस तरीके की किरण पड़ेगी वो वैसा ही दिखेगा। बाकी किरणों के कलर चेंज हो जाते हैं। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं वहाँ प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सम्मित ना हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं।
प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सम्मित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों के कारण होता है। मानव नेत्र ह्यूमन आई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, कई बार ये मायोपिया ही हिंदी में आपको इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि निकट में तो देख लेता है लेकिन दूर में नहीं देख रहा, ठीक है। कारण लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। इस रोग का निवारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मायोपिया में आपका कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है और निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती। क्यों? लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस रोग का निवारण क्या होगा फिर? इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, वृद्धावस्था के, जरा का मतलब ही यही है कि वृद्ध से मतलब, वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना निकट की ही वस्तु देख पाता है। रोग का निवारण, इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस यानी उभयातल लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक ठाक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रेटिना की शंकु कोन्स कोशिका से रंग का एवं क्षण रॉड्स कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मता कंजक्टाइवा अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी, यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतनी ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी कि m = 1 + d/f, जहाँ d = 25 सेंटीमीटर है और f लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस यानी कि आई लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक मुख व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदर्शक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूरदर्शी टेलीस्कोप, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदर्शक लेंस अधिक द्वारक का होता है जिससे यह दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। चलिए चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था? आइंस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? वो है ध्रुवण।
किसी अवरोध की कोर यानी कि किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न में होती है। किस क्रम में होती है? तो जल, फिर कांच, फिर हीरा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। एग्जैक्टली अगर कहेंगे तो 1.3 सेकेंड लगता है, तो लगभग 1 सेकेंड हो गया। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में। प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। किसके? सूर्य और पृथ्वी के। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा या अमावस्या। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। जब पानी में कोई चीज़ उठी हुई प्रतीत हो रही है तो वो क्या है? कारण अपवर्तन का। सिक्का उठा हुआ, पैर उठा हुआ। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका यानी कि मिराज बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला या चमकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं? 7। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन। इन कथनों पर विचार करना है कि दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है। उसमें क्या होता है? कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टया नहीं देख सकता है, ये ठीक है। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, ठीक है। तो 2 और 3 आपके यहाँ सही हो जाते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक यानी कि देखिए 2 से बना हुआ, ठीक है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।